बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद और आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 में से डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स को हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, तो अल्केन्स की हम लोग फिजिकल यानी कि थोड़ी सी ज़ाहिरी खसूसियात देखेंगे। इसमें उनकी फिजिकल स्टेट हम मैटर यानी कि वो लिक्विड है, गैस है या सॉलिड है, वो देखेंगे। फिर हम लोग उसकी सॉलिबिलिटी यानी कि वो किस चीज में हल होती है, किस में हल नहीं होती, वो देखेंगे। फिर डेंसिटी आएगी, फिर मेल्टिंग पॉइंट आएगा और बॉइलिंग पॉइंट आएगा, जिसको बोल सकते हैं। सबसे पहले बड़ा चीज ये है फिजिकल स्टेट्स के अंदर ही, अगर हम लोग कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 4 तक की बात करें, यानी कि मीथेन से लेके ब्यूटेन तक जो सब्सटेंसेस होते हैं हमारे, वो इन द फॉर्म ऑफ गैसेस प्रेजेंट होते हैं। कार्बन 5 से लेके कार्बन 17 तक जो है ना वो बेटा लिक्विड फॉर्म में मौजूद होते हैं। जो कार्बन 18 से कार्बन 25, कुछ जगहों पे कार्बन 30 भी लिखा हुआ है, वो होते हैं वैक्सी सॉलिड्स की फॉर्म में, जैसे हमारी वो जो ग्रीस वगैरह उस शक्ल में। कार्बन 13 से जो ऑनवर्ड है वो मौजूद होते हैं प्योरली सॉलिड स्टेट में। ठीक है बेटा। तो अब कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक जो गैसेस है उसकी रीजन क्या होती है कि उनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स थोड़े हैं। तो हम लोगों ने लंदन फोर्सेस वाले टॉपिक में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि अगर लंदन फोर्सेस को देखना है तो वो डायरेक्टली डिपेंड किसके ऊपर करती है, नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर, एटम्स की तादाद के ऊपर। कि अगर एटम्स की तादाद बढ़ेगी तो उनके अंदर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, ज्यादा बॉन्डिंग होगी तो उसके साथ ही मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा, और वो जो स्टेट्स ऑफ मैटर होती है ना वो फिर गैस लिक्विड या फिर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इनके गैस में मौजूद होने की रीजन यही है बेटा, इसमें नंबर ऑफ एटम्स थोड़े होते हैं, इसमें बॉन्डिंग थोड़ी है, लंदन फोर्सेस वीक होती हैं और वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है। फिर अगर हम लोग देखिए कार्बन 5 से लेकर 17 तक वो लिक्विड होते हैं। रीजन उसकी ये होती है कि उसमें लंदन फोर्सेस ज्यादा होती हैं। रीजन उसकी ये है कि नंबर ऑफ एटम्स उसमें बढ़ जाते हैं। फिर वैक्सिस सॉलिड्स के अंदर जो होते हैं नंबर ऑफ एटम्स के बढ़ने के बुनियाद के ऊपर लंदन फोर्सेस मजीद स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं और वो ज्यादा बॉन्ड बनाने की वजह से ज्यादा थोड़ी सी स्ट्रेंथ रखते हैं और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा कार्बन 30 से ऑनवर्ड सॉलिड है, उसके लिए हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में इसको भी दोबारा से क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है बेटा सोलबिलिटी का। सोलबिलिटी में एक चीज आप लोगों को जहन में रखनी पड़ेगी, वो कौन सी थी, लाइट डिसॉल्व लाइट। एक चीजों में हल होते हैं, लोग हम लोग 9th में पढ़ी। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 में भी हम लोगों ने संडे में ही डिस्कस किया हुआ है कि बेटा सॉल्युबिलिटी इनकी नॉन पोलर में होती है। रीजन क्या है, जितने भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स है ना वो बेटा है नॉन पोलर। अगर हम लोग ले लेंगे इनके डेरिवेटिव्स जैसे CH3Cl मिथाइल क्लोराइड ले लें, CH3OH अल्कोहल ले लें, या कोई और डेरिवेटिव ले लें, तो वो बेटा उनके डेरिवेटिव के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पोलैरिटी शो कर रहा है या नहीं शो कर। लेकिन अगर हम लोग प्योरली हाइड्रोकार्बन की ही बात करेंगे तो प्योरली जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना वो बेटा नॉन पोलर होते हैं, और लाइट डिसॉल्व लाइट वाले फिनोमेना की वजह से जो नॉन पोलर होंगे ना वो सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होते हैं, और जो पोलर होंगे उन पोलर के अंदर ये डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है बेटा, पोलर के अंदर हल नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर में ही हल होते हैं, क्योंकि लाइट डिसॉल्व लाइट। इसी बुनियाद के ऊपर हम लोग इनको नॉन पोलर होने के बुनियाद पर हाइड्रोफोबिक का भी नाम देते हैं। हाइड्रो मीन्स होता है बेटा वाटर, फोबिया एक किस्म का हम डर कहते हैं, वाटर रिपेलेंट, वाटर को रिपेल करते हैं यानी कि उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होते, एक सेपरेट लेयर बना देते हैं। जैसे अगर हम लोग ऑयल को वाटर के अंदर डालते हैं ना तो ऑयल ऊपर एक लेयर बना देता है, हल नहीं होता। तो वो बेटा उसके अंदर किस वजह से आती है, क्योंकि वाटर रिपेलेंट है, ये नॉन पोलर है, वाटर होता है पोलर, इस वजह से लाइट डिसॉल्व लाइट वाला फिनोमेना फॉलो करते हुए ये उनमें हल नहीं होता। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो चीज आती है वो हमारी आती है डेंसिटी।
और ये हम लोगों ने चीज बहुत ज्यादा पढ़ी हुई है, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। लेकिन डेंसिटी बढ़ती है उस टाइम जब मास बढ़ेगा। मास कब बढ़ेगा? जब उनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेगी। और ये मास हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर एटम्स की तादाद बढ़ेगी, हाँ, वो साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि एटम्स की तादाद थोड़ी ही है, लेकिन फिर भी उनके अंदर उनका मैस ज्यादा होता है। एक ही एटम है, एक का मैस है 12 ग्राम, एक का मैस है 40 ग्राम, तो फर्क तो है। लेकिन हम लोग चूंकि हाइड्रोकार्बन की ही बात कर रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोकार्बन के अंदर ही रहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तीसरी चीज तो आनी नहीं। इस वजह से वो नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज करेंगे, मैस इंक्रीज करेगा, मैस इंक्रीज करेगा, डेंसिटी उनकी इंक्रीज कर जाए। यही वजह है कि अगर हम लोग उनको देखेंगे तो गैस, लिक्विड, वैसे लिक्विड और सॉलिड की सेपरेट लेयर्स बन जाती है जब हम लोग उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, यानी कि सेंट्रल एक्सिस के लिए घुमाते हैं, तब ये होता है। तो बेटा डेंसिटी मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के एटम्स बढ़ेंगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। अब जितने भी हमारे पास लोअर हाइड्रोकार्बन हैं उनकी डेंसिटी वाटर के मुकाबले में कम होती है। यही वजह है कि वो जो सब्सटेंसेस होते हैं वो वाटर के ऊपर एक लेयर बना के बैठे होते हैं, तह बना के बैठते हैं, उसमें हल नहीं होते। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के अंदर इंक्लूड ये भी कर लेते हैं कि अगर हम लोग देख लेते हैं जो पहली जहाज हमारा ऑयल लेके आ रहे होते हैं, वो जब ऑयल लेके आते हैं, अगर अल्लाह ना करे लीकेज कर जाए, तो वो लीक होने की बुनियाद पर उसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं, हल नहीं होते, सिर्फ ऊपर एक लेयर होती है। सेम इसी तरीके से हम घरों में हड्डियां बनाते हैं, वो जो हड्डियां होती है उसमें भी जब हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने के दौरान में तो काइनेटिक एनर्जी की बुनियाद के ऊपर जो ऑयल होता है वो डिसॉल्व हो जाता है बाकी सब्सटेंसेस में, जो पानी का होता है उसमें। लेकिन अगर हम लोग उसको ठंडा करेंगे तो ऑयल ऊपर एक लेयर बना देंगे। ठीक है, रीजन क्या है? ऑयल की डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि वाटर का मास ज्यादा होता है। फिर उसके अलावा वाटर के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है। जो ये सब्सटेंस हाइड्रोकार्बन्स के होते हैं इनके अंदर वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से डेंसिटी कम होती है। फिर इसके बाद आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट होना मतलब पिघलना। अब पिघलने में क्या होगा? उनका लिक्विड स्टेट में आना, लिक्विड हालत में आना। अब ये जो लिक्विड स्टेट में आना है ना, इसके अंदर भी अब आगे हम लोग ना दो चीजों के हिसाब से देखना है, क्योंकि हम लोग चैप्टर नंबर 7 में भी डिस्कस करके आज के आप देख सकते हो हमारा अभी फॉर्मिंग वाला टॉपिक भी। उसके अंदर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक जो होता है वो होता है इसमें स्ट्रेट चेन का असर, दूसरा हम लोगों ने इसमें देखना है ब्रांच चेन का असर। अब क्या है कि अगर स्ट्रेट चेन की हम लोग बात करेंगे ना, तो स्ट्रेट चेन के अंदर चीज ये आएगी एज नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज। जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज करेंगे, देयर मेल्टिंग पॉइंट विल आल्सो इंक्रीज, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। अब उसकी रीजन हम लोग देखेंगे। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये होती है देयर विल बी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन इट, देयर विल बी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी होंगी? वैन फोर्सेस, जो कि हम लोगों ने बेटा फर्स्ट ईयर में बड़ी डिटेल में। देयर विल बी इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनमें इंक्रीज हो जाएंगे। अब रीजन, इसकी भी रीजन है, इसकी भी रीजन है। हर चीज की बेटा कुछ अलग रीजन होती है, हम लोग पढ़ते हैं तो उसकी भी कोई रीजन है, इसकी भी रीजन है। अब बेटा वो रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि देयर सरफेस एरिया विल इंक्रीज, उनकी सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। सही है। उसके अलावा ये भी कर सकते हैं, सरफेस एरिया के अलावा देयर विल बी क्लोज इंटरेक्शन
बिटवीन एटम्स, एटम्स के दरमियान में क्लोज नजदीक से ताल्लुक होगा, उस ताल्लुक की बुनियाद के ऊपर बेटा वो बॉन्डिंग इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, क्लोज इंटरेक्शन होगी तो वो हमारे पास स्ट्रेट चेन के अंदर जो होगा ना उसकी इंक्रीमेंट का बायस बनेगा। इसकी एग्जांपल हम लोग यहाँ पे करते हैं, कार्बन 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 कार्बन, सो ऐसे आगे में चलते जाएगा। अब क्या है क्या ऐसे होगा जब उनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन बड़े, स्ट्रेट चेन है, सीधी चेन, जैसे रस्सी है, उस रस्सी को हम लोग इकट्ठा करके रखें तो उसको ना, अगर सीधी रस्सी है उसमें ब्रांचेस नहीं है तो उसको इकट्ठा करेंगे, गोल जो गोला बनेगा उसमें रस्सी एक दूसरे के नजदीक बहुत ज्यादा होगी। जब वो नजदीक बहुत ज्यादा होगी तो उसमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, उसको तो तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बेटा इंक्रीज कर जाएगा। इन केस ऑफ स्ट्रेट चेन हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, स्ट्रेट चेन की क्या ये होगा। फिर अगर ब्रांच चेन की बात करेंगे, ब्रांच चेन में ये होगा, देयर विल बी, ब्रांच चेन में their melting point will decrease as number of branches, जैसे जैसे यानी कि ये होगा कि उनके अंदर मौजूद ब्रांचेस की तादाद बढ़ेगी, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। अब इसकी भी बेटा हम लोगों ने रीजन करने, रीजन क्या करनी होती है, वो रीजन ये होगी, देयर विल बी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या जिसको हम लोग बोलते हैं जो वंडर वाल फोर्सेस होते हैं वो वीक हो जाएगी। क्यों? इसकी भी रीजन करेंगे बेटा हम लोग। अब उसकी रीजन क्या है, उसकी बेटा रीजन ये है कि देयर विल डिक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में डिक्रीज हो जाएगा। वो सरफेस एरिया डिक्रीज क्यों होगा, उसकी भी रीजन है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन बेटा ये है कि सरफेस एरिया डिक्रीज इसलिए कर रहा है, देयर विल क्रिएशन ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस खाली जगहों की क्रिएशन हो जाएगी। क्यों खाली जगहों की क्रिएशन हो जाएगी, क्योंकि वहां पर जो ब्रांचेस है ना, इसकी भी रीजन है, आप लोग बोल रीजन रीजन हर चीज की करते जा रहे हैं, तो इसके भी रीजन है कि वहां पर क्या है, प्रेजेंस ऑफ ब्रांचेस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्रांचेस, ब्रांचेस हो रही है। जब ब्रांचेस है तो वहां पर क्या होगा, एम्प्टी स्पेसेस हो जाएंगे और वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। जब दूर चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है बॉन्डिंग भी वीक हो जाएगी। इसकी भी एग्जांपल हम लोग यहाँ पे करते हैं। एग्जांपल में कार्बन 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 कार्बन, कार्बन चलिए इस कार्बन के नजदीक कार्बन को आने की कोशिश करेगा, यहाँ पे बाकी हाइड्रोजन वगैरह भी तो मौजूद है ना ब्रांच के साथ, तो वो क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे, बने लगेंगे, जिसकी वजह से दूर चला जाएगा, तो ये फिर से क्लोज आने के लिए इसको टाइम लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर बेटा, यहाँ पे दूर होने की वजह से फोर्सेस वीक हो जाएगी। ये हमारी कौन सी है, ब्रांच। ठीक है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था बेटा कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करते जाए बॉन्ड वीक होता जाएगा, क्योंकि उस बॉन्ड को तोड़ना आसान होता जाएगा। यहाँ पर भी चीज वही है कि एक ब्रांच आ गई
उस ब्रांच के अंदर हाइड्रोजन्स की मौजूदगी की बुनियाद के ऊपर और खुद एक कार्बन दूसरे कार्बन को एक दूसरे परे धकेल देगा, क्योंकि वो पहले ही स्टेबल है। जब स्टेबल है तो वो परे धकेल देंगे, जिसकी बुनियाद के ऊपर ना वहां पर क्लोजनेस नहीं आएगी। जब क्लोजनेस नहीं आएगी तो वंडरवाल फोर्सेस होंगी, लेकिन वीक होगी, क्योंकि वो एक दूसरे से दूर जाके बना रहे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से। इस वजह से बेटा उनके अंदर बैंकिंग पॉइंट में कमी। तो यहाँ पर कुछ वैसा हो सकता है, why straight chain hydrocarbons has more boiling point as compared to branch chain? या दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, why branch chain, यहाँ पे जो लिख ना है लिख लेता है, as branches increase melting point and boiling point of hydrocarbons decrease. Why? क्यों? जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ती हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है, वजह बेहतर। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये होगा, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैज मोर melting point and boiling point then branch chain. Explain करें कि जो स्ट्रेट चेन होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ब्रांच चेन का कम है। तो आंसर ये बेटा हम लोग पहले कर रहे होगा। आंसर क्या है? स्ट्रेट चेन में नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। रीजन क्या होती है? नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे उनका सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया मतलब वो जगह जिसने जाके वंडरवाल फोर्सेस करनी है, जिसने बॉन्डिंग करनी है, वो बढ़ेगी। जब वो जगह बढ़ेगी तो बॉन्डिंग ज्यादा होगी, जब ज्यादा बॉन्डिंग होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा और वो क्लोज इंटरेक्शन कर लेंगे। इस वजह से स्ट्रेट चेन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। फिर बेटा ब्रांच चेन का काम होता है, रीजन क्या? रीजन ये है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ती हैं वैसे वैसे उनमें क्लोजनेस कम होती जाती है। क्लोजनेस कम क्यों होती जाती है? नंबर ऑफ एटम जो ब्रांचेस है ना वो रिपल्शन का बायस करके वो परे धकेलती हैं। जब परे धकेलेंगी तो बॉन्डिंग होगी लेकिन वीक होगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो जब बॉन्डिंग वीक होगी, उस बॉन्डिंग के वीक होने की वजह से उसको हम लोग आसानी से ब्रेक कर लेंगे। जब बेटा आसानी से ब्रेक कर लेंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाता होता है बेटा। ये चीज इसके अंदर ऑल्सो मेल्टिंग पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। कोई दो क्वेश्चन है रीजन वाले, रीजन से हम लोग कर रहे हैं इंशाल्लाह। फिर आता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। इसके अंदर भी दोनों ही चीजें करेंगे हम लोग, एक स्ट्रेट चेन वाला भी और ब्रांच वाला भी बेटा, दोनों ही करेंगे हम लोग इसमें ना। स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन में बेटा ये होगा, एस नंबर ऑफ कार्बन increase their boiling point will also increase but not regularly। यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन ये बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना रेगुलर नहीं है। क्यों रेगुलर नहीं है? किसका रेगुलर है, किसका रेगुलर है, वो कहते हैं। अब उसकी रीजन बेटा ये होती है कि अगर कोई कंपाउंड है जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इंक्रीज करेंगे। जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम इंक्रीज करें। ठीक है बेटा, इसके हम लोग ग्राफ के साथ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करते हैं। पहले आ गया बेटा CH4।
Yo, 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 yo. यहाँ पे हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे कहते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स। ये आ गया बेटा CH4 एक कार्बन वाला, ये आ गया C2H6 दो वाला, ये आ गया C3H8 वाला, ये आ गया C4H10 वाला, ये आ गया C5H12, C6H14, C7H16, C8H18। सो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना, इथेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, प्रोपेन का कम है, फिर ब्यूटेन का ज्यादा है, पेंटेन का भी ज्यादा है ब्यूटेन से, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना इन दोनों में डिफरेंस। वजह क्या है? उसकी वजह पे हम लोग ये देखते हैं, ये देखो ना, ये चेन में हम लोग दो एटम्स हो अगर, तो वो दो एटम्स की बॉन्डिंग आपस में हो गई, फिर दो और ले आए, उन दोनों की आपस में हो गई, दो और ले आए, उन दोनों की हो। अगर ये किया, दो एटम्स से उनकी बॉन्डिंग हो गई, एक एटम लेके वो एटम किसके साथ बॉन्ड करेगा? कोई है ही, ठीक है। फिर जब उसके साथ बॉन्डिंग करने वाला कोई और आ जाएगा तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएगी। ये हमें बनाइए, ठीक है। क्या रीजन है कि अगर दो एटम से तुम्हारे में बॉन्डिंग है, नो डाउट स्ट्रॉन्ग है, तीसरा आ गया थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, वो रीजन क्या है? नंबर ऑफ एटम्स का बढ़ना। फिर जैसे ही चौथा एटम आया, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो गई। फिर पांचवा एटम आया, जब पांचवा एटम आया तो नंबर ऑफ एटम के बढ़ने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा बढ़ा, लेकिन जैसे छठा एटम आया, पांचवें छठे की बॉन्डिंग हुई, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। फिर इसके बाद क्या, सातवां एटम आया, सातवां एटम के आने की बुनियाद के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा क्योंकि नंबर के एटम्स बढ़े, लेकिन जैसे ही आठवां एटम आएगा, सातवें एटम की बॉन्डिंग होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाएगा। यही रीजन और यही कॉन्सेप्ट इसके अंदर है बेटा, कि जैसे जैसे इवन नंबर बनते जाएंगे और इवन पिछले की अगले के साथ बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी, इसके बुनियाद पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इंक्रीज करता है, और यही हमारे पास है इसमें, ठीक है। और ब्रांच चेन के बॉइलिंग पॉइंट का इफेक्ट सेम एज ब्रांच चेन होता है जैसे मेल्टिंग पॉइंट का, क्योंकि ब्रांच चेन में जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ती हैं वैसे वैसे उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और इसके अलावा रीजन उसकी वही है कि क्लोज पैकिंग खत्म होती जाती है, जब क्लोज पैकिंग खत्म हो जाती है तो उन्हें बॉइल करना आसान हो जाता है। इस वजह से हम लोग बेटा फॉर्मिंग भी करते हैं, और फॉर्मिंग वाले टॉपिक में भी बड़ी डिटेल में हम लोगों ने क्लियर किया था, और यहाँ पर भी हम लोगों ने क्लियर किया था, वही सेम टू सेम इसमें है। आप लोगों ने अगर देखना तो यहाँ से देख लो, नहीं तो लेंथ हमारा लेक्चर बहुत सारा होता है, ठीक है बेटा। होप सो ये सारा हो गया है आप लोगों को। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।